Okay, hello students. So now क्लास 11 का जो डिलीटेड पोर्शन जो हटा दिया गया है, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ सिलेबस है, जो मतलब 70% सिलेबस आपको जो कवर करना है, उसका ये लास्ट चैप्टर है. कौन सा? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. एंड आपको मैं एक और गुड न्यूज सुना देती हूँ कि बाकी के जो रिमेनिंग पोर्शन है जो डिलीट हो चुका है आपकी स्कूल एग्जाम के अंदर, ये मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाऊंगी जो अब तक जितना सिलेबस पढ़ाया गया है वो सारा कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद में जो एक टेस्ट देने आएंगे, और मैं टेस्ट भी दोनों लूंगी, एक सब्जेक्टिव टेस्ट और एक होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट. तो उसमें एक प्रॉपर मार्जिन से क्लियर करके जो बच्चा मतलब 70-80% जो क्रॉस करेगा, बाकी के 30% सिलेबस में सिर्फ उनको ही पढ़ाऊंगी. राइट? बाकी देखो बेटा, कोई सेंस बनता नहीं है, मैं पढ़ाती जा रही हूँ, तुम लोग नोट्स बनाए जा रहे हो, ब्रेन में आपका कुछ जा नहीं रहा है, तो मैं मेरे वर्ड्स जनरली क्या हो रहा है, जस्ट एक कॉपी बन रही है. राइट? तो आप लोग समझ गए होंगे. तो जिनका 70% सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो उनको 30% आगे वाला पढ़ाने का भी कोई सेंस बनता नहीं है. राइट? तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं कौन सा चैप्टर नंबर 18, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में. तो अब मुझे बताइए कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड कितने तरह के होते हैं. तो हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक तो ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है, उसके साथ में हमारे अंदर एक और बॉडी फ्लूइड होता है, दैट इज लिम्फ. जो हमारी सेल्स है ना, सेल्स के बीच में भी एक फ्लूइड जो होता है फिल्ड रहता है, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड. एंड वो टिश्यू फ्लूइड को हम लोग नाम देते हैं क्या? लिम्फ. तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के फ्लूइड होते हैं, एक होता है ब्लड एंड दूसरा होता है क्या? लिम्फ. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा? ब्लड के बारे में. तो पहले मुझे बताइए ये ब्लड होता क्या है. तो ब्लड के अंदर हम लोग यहाँ पे दो कंपोनेंट डिस्कस करेंगे. ब्लड जो होता है वो बना होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का, एंड प्लस बाकी इसमें प्रेजेंट होता है लिक्विड. तो जब मैं आपको एनिमल टिश्यू वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये हमारी क्या होती है? सेल्स होती है. राइट? इन सेल्स के बीच में यहाँ पे एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो सेल्स को चिपकाने का काम कर रहा है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि ये सेल्स के बीच में जो गैप है, इस गैप को फिल करने का काम करता है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, दिस इज मैट्रिक्स. और ये मैट्रिक्स कहाँ है? सेल से बाहर है. सो दैट्स वाई इसको क्या बोला जाएगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बोला जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ECM. और अगर आपने क्लास 9th पढ़ी होगी, तो उसमें आप लोग क्या पढ़ते हो? एनिमल टिश्यू पढ़ते हो ना. तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ब्लड भी क्या होता है? एक तरह का टिश्यू होता है. बट इस टिश्यू के अंदर ये जो मैट्रिक्स होता है ये लिक्विड होता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ एक फ्लूइड के फॉर्म में होता है. तो लिक्विड होने की वजह से जो सेल्स होगी, वो सेल्स इसके अंदर क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है. तो ये ध्यान रखना, एक तरह का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है. लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है. तो यहाँ पे इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को, मैट्रिक्स को हम लोग नाम देते हैं क्या? प्लाज्मा. तो ये प्लाज्मा टेक्निकली क्या है? इसका लिक्विड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है. ये इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है जो आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर दिखाई दे रहा है. सो दैट्स वाई इसकी जो सेल्स है इस लिक्विड के अंदर क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है, स्विम कर रही है. एंड दूसरा इसके अंदर आ जाएगा कौन सा? फॉर्म्ड एलिमेंट. एंड फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में. तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट बोलेंगे. ये क्लियर हो गया? राइट? चलो, तो अब देखो प्लाज्मा के बारे में. तो ब्लड के अंदर ज्यादा क्या होता है? तो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि इसका 45% जो है वो कौन बनाता है ब्लड का? वो बनाता है फॉर्म्ड एलिमेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ये इसका कितना परसेंटेज बना रहा है? 40% बना रहा है. एंड जो प्लाज्मा होता है ये इसका बनाता है कितना? प्लाज्मा जो होता है वो ये बनाता है कितना? 55%. तो ब्लड में ज्यादा क्या होता है? प्लाज्मा. एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, बताइए मुझे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, इनका फॉर्मेशन कौन करता है?
तो आपने कभी पढ़ा होगा कि इनका फॉर्मेशन करता है कौन? बोन्स। कौन फॉर्म करेगा इसको? बोन्स फॉर्म करती है। तो हम लोग ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? बोन्स हो गया। इस बोन्स के बीच में यहां पे प्रेजेंट होता है क्या? रेड बोन मेरो। ये जो मैं रेड रेड कलर से बना रही हूं ना, तो इसको क्या बोला जाएगा? रेड बोन मेरो। एंड ये रेड बोन मेरो जो है ये फॉर्म करेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो यानी इसका मतलब हुआ कि इनफॉर्म्ड एलिमेंट का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है? यहां से हो रहा है। और इसके फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलेंगे? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम रेड बोन मेरो। चलो, तो ये वर्ड मैं यहां से हटा देती हूँ ना। अब नाउ क्वेश्चन ये है कि मैडम प्लाज्मा कौन बनाता है? तो ध्यान रखना, ये डायग्राम किसका हो गया? ये डायग्राम है किसका? लीवर का। तो ये लीवर क्या बना रहा है? यहाँ पे प्लाज्मा बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्लड कौन बनाता है? लीवर और बोन्स दोनों मिलके हमारा एक एंटायर ब्लड बनता है, राइट। तो प्लाज्मा हम लोगों ने कितना परसेंटेज देखा था? तो ब्लड का 55% ऑफ टोटल ब्लड क्या होता है? प्लाज्मा। और वहीं पे हम लोगों ने देखा था कि इसका ब्लड का 45% पार्ट क्या होता है? ऑफ ब्लड। ये आपको मिलेगा क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा जनरली होता है क्या? लिक्विड, है ना। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? एक लिक्विड में सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर। और अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो इसके अंदर 90 से लेकर 92% ओनली क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब प्लाज्मा के अंदर सबसे मैक्सिमम क्या होता है? वाटर होता है। ये तो कॉमन सेंस है बेटा। बाकी इसके अलावा प्लाज्मा में क्या होता है? बाकी इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स भी होती है। और एनसीईआरटी के अंदर परसेंटेज दिया हुआ है 6 to 8% ऑफ प्लाज्मा। ये क्या प्रेजेंट होगी? इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होगी। अब मैडम ये प्रोटीन कौन कौन सी होती है? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये प्रोटीन जो है ये ब्लड को क्लोट करने वाली प्रोटीन हो सकती है। जैसे ये हो सकता है फाइब्रिनोजन एंड ये हो सकता है प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और एक होता है क्या? प्रोथ्रोम्बिन। एक चीज ध्यान रखना बेटा कि अगर किसी नाम के पीछे अगर लिखा हुआ है ओजन या नाम के पहले लिखा हुआ है प्रो, मतलब ये इस प्रोटीन का कौन सा फॉर्म है? इनएक्टिव फॉर्म है। और होना भी चाहिए। अगर ये ब्लड के अंदर ऑलरेडी एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर हुआ तो फिर ये ब्लड वहीं पे ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्लोट हो जाएगा। तो जबकि होता क्या है, जब हमें चोट लगती है तब ये एक्टिवेट होंगे, अदरवाइज ये ब्लड के अंदर कौन सी फॉर्म में रहेंगे? एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि आगे जाके हम लोग अभी ब्लड क्लोटिंग भी पढ़ेंगे कि ब्लड क्लोट कैसे होता है। तो इन प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन मतलब होता है फाइबर। तो फाइबर 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 फाइबर। तो जहां पे चोट लगती है ना, तो वहां पे ये पूरा क्या बन जाता है? एक फाइबर का नेटवर्क बन जाता है। और इस नेटवर्क के बनने की वजह से क्या होता है कि वहां पे ब्लड जो होता है वो क्लोट हो जाता है, राइट। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ब्लड में क्लोटिंग करना। और ये ब्लड की सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन है। तो लार्जेस्ट प्रोटीन ऑफ बॉडी नहीं, लार्जेस्ट प्रोटीन ऑफ ब्लड। ये क्लियर हो गया। फिर दूसरा इसके अंदर प्रोटीन आता है कौन सा? ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो आपको दिखाई देगा गोल गोल, मतलब स्फेरिकल। तो जैसा हमने पढ़ा था एंटीबॉडी के बारे में, राइट। तो एंटीबॉडी का शेप मैंने बायोमोलिक्यूल में कैसा बनाया था? वाई शेप। बट जब हम इसका 3D स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये पूरा एक ग्लोबुलर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? ग्लोबुलर फॉर्म के अंदर एंटीबॉडी, राइट। और अब आप लोग जानते हो कि एंटीबॉडी का काम क्या होता है? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का काम है। ये हमें पैथोजन से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, राइट। और उसके बाद में थर्ड यहाँ पे प्रोटीन आएगा कौन सा? एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है। अब एल्बुमिन प्रोटीन हमारी ब्लड की सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन होती है, स्मॉलेस्ट प्रोटीन, और ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन। तो सबसे मैक्सिमम प्रोटीन ऑफ ब्लड सबसे छोटी है, इसलिए आप उसको ब्लड में ज्यादा भी रख सकते हो।
तो इसका काम क्या होता है मैम, ये एल्बुमिन प्रोटीन हमारी ब्लड के अंदर क्या करेगा, ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखने में हेल्प करता है। देखो ये हमारे पास क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड होता है। वाह, ये क्या कॉमन सेंस था। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, सेल्स है। तो सेल्स के बीच में यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, जिसको जस्ट अभी हमने नाम दिया था क्या, लिम्फ। तो सेल्स के बीच में जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड को क्या बोला जाता है, लिम्फ। और एक चीज ध्यान रखना कि ब्लड और लिम्फ हमेशा आइडियली कैसे होने चाहिए, आइसोटोनिक। कैसा होना चाहिए, ये दोनों सॉल्यूशन जो है लिम्फ और ब्लड आइसोटोनिक होना चाहिए। पर अगर मान लो कि आपका ये जो ब्लड है वो हो जाता है हाइपोटोनिक, मतलब सॉल्यूट कम हो गया, तो इसके कंपेरेटिवली लिम्फ क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। तो वाटर कहां जाना शुरू कर देगा, वाटर बाहर जाना शुरू कर देगा, हाइपो टू हाइपर। तो उसकी वजह से जब वाटर बहुत ज्यादा टिश्यू के अंदर फिल्ड होने लगेगा तो वहां पे उसकी वजह से आ जाती है स्वेलिंग। तो ये क्या होता है, बॉडी स्वेल होने लगती है। पॉइंट समझ आया। और अगर मान लो कि इसका रिवर्स कंडीशन, तुमने बहुत ज्यादा नमक खा लिया बहुत एक्सेस के अंदर, तो हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। और इसके कंपेरेटिवली जो लिम्फ होगा वो हाइपोटोनिक हो गया। तो ब्लड कहां से कहां जाएगा, तो अब ब्लड कहां पे जाना, सॉरी वाटर लिम्फ से जाना शुरू कर देगा, कहां पे, ब्लड के अंदर। तो हमारी सेल्स के अंदर क्या होने लगेगा, डिहाइड्रेशन होने लगेगा। और प्लस साथ में ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा वाटर होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एंड ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने पर बीपी, ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, वाटर जब यहां से यहां चला गया तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, तो बीपी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो कभी भी ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एज ए सॉल्यूट की तरह रोल प्ले करता है कौन, एल्बुमिन प्रोटीन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो ब्लड का ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है ना। तो ये क्या करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड को ना तो ये हाइपरटोनिक होने देगा और ना ही ये हाइपोटोनिक होने देता है। कौन समझ आ गया। चलो, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे और ब्लड के अंदर क्या होता है। और इसके अलावा बेटा आप लोग खाना खाते हो, तो खाना जब खाते हो तो फूड जो डाइजेस्ट होता है वो डाइजेस्टेड फूड बॉडी की ईच एंड एवरी सेल से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑब्वियसली ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, डाइजेस्टेड फूड मिलेगा। ग्लूकोज मतलब इसके अंदर आपको मिलेगी शुगर, एंड शुगर के अंदर भी सबसे मोस्ट अबंडेंट शुगर मिलती है आपको कौन सी, ग्लूकोज एक्सेट्रा। दूसरा, जब आप प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हो तो आपको अमाइनो एसिड मिलेंगे, तो ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होगा। जब आप लोग घी तेल खाते हो तो वहां से क्या निकलता है, फैट निकलता है, लिपिड। तो ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड भी प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग खाना जब खाते हैं तो उसमें नमक भी होता है, मीन्स इसके अंदर ब्लड के अंदर मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी सेल्स को ये मिनरल्स भी सप्लाई कर रहा है। तो इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो Na+, Cl-, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फेट, और क्या हो सकता है इसमें, पोटेशियम, ठीक है। और इसमें H+ आयन भी मिल सकते हैं, एक्सेट्रा। बट एक चीज ध्यान रखना कि अगर तुम्हें सबसे ज्यादा पूछा जाए तो सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव आयन के फॉर्म में अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा सोडियम होगा, और नेगेटिव में अगर पूछा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोराइड आयन। तो कैटायन और एनायन के अंदर सबसे मैक्सिमम आपको ब्लड के अंदर क्या मिलेगा, मैं इन सबके रेफरेंस में बात कर रही हूँ, तो इनके सबके रेफरेंस के अंदर आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, NaCl। एंड अगर आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, तो सबसे पहली लाइफ जो अर्थ के ऊपर इवॉल्व हुई थी वो कहाँ पे इवॉल्व हुई थी, ओशियन के अंदर। एंड ओशियन में भी सबसे ज्यादा क्या होता है, नमक होता है, और हमारे ब्लड में भी सबसे ज्यादा क्या है, नमक। तो ये चीज कहीं ना कहीं प्रूव कर रहा है कि हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है उसमें NaCl बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये प्रूव करना चाहता है कि हमारा ओरिजिन जो है वो ओशियन से हुआ है। तो ये तो क्या हो गया, ये तो काम हो जाएगा इसका क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड।
तो इसका काम क्या हो गया, इन सबको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन किसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, शुगर, अमाइनो एसिड, लिपिड, मिनरल्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ बॉडी। इसके अलावा और क्या काम होता है इसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो हमने किडनी पढ़ा था, तो किडनी के अंदर क्या होता है, यूरिया फिल्टर होता है। तो यूरिया बनाता कौन है, यूरिया बनाता है लीवर। तो लीवर से यूरिया किडनी के पास जाएगा कैसे, तो ऑब्वियसली ब्लड के थ्रू होगा। तो इसका मतलब हमारी ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया भी प्रेजेंट होता है। तो ब्लड का एक और काम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल या फिर वेस्ट मटेरियल। और इसमें यूरिक एसिड भी हो सकता है एंड अदर वेस्ट मटेरियल भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो वेस्ट मटेरियल, तो ये इसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि टिश्यू को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन होता है कहाँ पे, लंग्स के अंदर। तो लंग्स से टिश्यू के पास ऑक्सीजन लेके कौन जाएगा, ब्लड। वापस लेके कौन आएगा, ऑक्सीजन, CO2, है ना। तो यहां से क्या होगा, इसमें गैसेस भी प्रेजेंट होती है। पर बाय द वे हमने पढ़ा था कि वहां पे गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन जो है ऑक्सीजन का सबसे मैक्सिमम तो आरबीसी के अंदर होता है, हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। कितना परसेंट था, 97% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन लेके जाएगा, बट 3% ऑक्सीजन वो कहां पर ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड के थ्रू। हमने पढ़ा था डिजोल्व ऑक्सीजन। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका, CO2 का। तो यानी एक और ब्लड का काम हो गया क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। इसके अलावा आप लोगों ने कभी पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ी होगी, थायराइड ग्लैंड पढ़ी होगी, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन। तो ये सारी जो ग्लैंड्स होती है अपना सारा का सारा हार्मोन्स वो कहां पे डाल देती है, ब्लड में। फिर ब्लड जो होता है पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है और जिन सेल्स को जो रेस्पेक्टिव हार्मोन की रिक्वायरमेंट होगी वो वहां से उसको कैप्चर कर लेगी। तो इसका एक और, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हार्मोन्स। तो इसका एक और काम क्या हो गया, हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन। तो कहने का मतलब यहां पे ये इतनी चीजों का क्या कर रहा है, ये इतनी चीजों का यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। समझ आ गया। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड, गैसेस एंड हार्मोन्स, एंड लास्ट में आप और लिख सकते हो क्या, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गया, पूरी प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन भी मैंने बता दिया है, राइट। तो इस तरीके से प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है और प्लाज्मा का काम क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया, राइट। अब एक चीज है ना, एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट लिखा हुआ है सीरम। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं कि हमारा जो ब्लड होता है क्या होता है, अगर मैं प्लाज्मा को डिफाइन करूं तो प्लाज्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ब्लड में से आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इनको माइनस कर दो। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को माइनस कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लाज्मा। क्लियर। अब एक टर्म एनसीईआरटी के अंदर और यूज हुआ है यहाँ पे सीरम। एक टर्म और क्या यूज हुआ है यहाँ पे, सीरम। सीरम का मतलब होता है, ये नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि क्या ब्लड का कोई ब्लड क्लोट हो सकता है क्या, ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सीरम क्या होता है बेटा, सीरम जब हमें चोट लगती है ना, तो आपने देखा होगा कि जहां पे चोट लगती है तो वहां पे एक कवर बन जाता है ब्राउन कलर का, और उस कवर में से कभी कभी एक येलो कलर का लिक्विड बाहर ऊज आउट होने लगता है, बाहर निकलने लगता है, तो वो क्या होता है, सीरम। तो सीरम बेसिकली क्या होता है, प्लाज्मा से आपने ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन को रिमूव कर दिया, क्योंकि वहां पे ब्लड क्लोट हो चुका है ना, तो क्लोटिंग प्रोटीन तो वहीं पे एडहेर हो गई, चिपक गई, तो उसमें से जो प्रोटीन मतलब जो लिक्विड बाहर आ रहा है वो क्या होगा, सीरम। तो सीरम को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो सीरम इज इक्वल टू हो जाएगा, प्लाज्मा में से आप माइनस कर दीजिए ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन, एंड ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन मतलब फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन।
तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए क्लोटिंग फैक्टर, इसमें से आप माइनस कर दीजिए क्या, क्लोटिंग फैक्टर्स। तो ध्यान रखना सीरम जो होता है वो कभी क्लोट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सीरम के अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर तो होते ही नहीं है। ये क्लियर हो गया? तो ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया, कौन सा, प्लाज्मा वाला। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो आप कॉपी के अंदर लिखोगे कैसे, पहले एक बार इसको रफ में लिख लीजिए, रफ में प्रैक्टिस कर लीजिए, लास्ट में आप इसको क्लियर नोट्स बनाना। आगे चले हम लोग आरबीसी के पास। ठीक है, चलो तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे कौन सी, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये रेड कलर की होती है जो आपको ब्लड में मिलती है, बट ये सेल नहीं होती है। देखो जब बोन मैरो के अंदर, मतलब जब बोन्स के अंदर ये आरबीसी बनती है उस टाइम ये सेल होती है, एक ऐसी सेल जिसका अपना एक न्यूक्लियस होता है, जिसकी अपनी ऑर्गेनेलीज होती है, जिसका साइटोप्लाज्म भी होता है, जिसका सब कुछ होता है। पर आरबीसी का जब मैच्योरेशन होता है, तो आरबीसी का मैच्योरेशन कहने का मतलब उसको अब ट्रांसपोर्टेशन करना है ऑक्सीजन का, तो उसमें क्या फिल होना चाहिए, तो उसमें हमें फिलिंग करनी होगी हीमोग्लोबिन की। एंड हीमोग्लोबिन फिल करने के लिए हमें चाहिए होती जगह, स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, आरबीसी के अंदर का जो न्यूक्लियस है उसकी जरूरत नहीं है, उसको निकाल के फेंक दे दे। उसमें से जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती है वो सारी ऑर्गेनेलीज निकाल के फेंक दे दे, और जो भी उसका एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होता है वो भी निकाल के फेंक दिया। तो अब इसमें क्या बन गया, बहुत सारी स्पेस बन गई। अब इसमें बचा ही क्या है, इसमें बचा है नाम की एक सेल मेम्ब्रेन, और उसमें बचा है साइटोप्लाज्म, बस। बाकी इसके अलावा इस सेल के अंदर कुछ नहीं रहा, राइट। तो आपने ये सारी चीजें निकाल दी और इसके अंदर अब आपने फिल कर दिया क्या, हीमोग्लोबिन। तो ये चीज होती है मेच्योर आरबीसी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मेच्योर आरबीसी जो है उसका न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड कॉमन सेंस की बात है बेटा कि जब सेल के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो इस सेल का जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है जस्ट 120 डेज। बिना न्यूक्लियस के एक सेल जो है वो 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रह सकती है। सो दैट्स व्हाई ये कोई मेच्योर आरबीसी सेल नहीं है, ये जस्ट आपको ब्लड के अंदर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पैकल्स। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड ब्लड कॉर्पैकल्स, या फिर ये आपको रेड कलर की दिखाई देती है, सो दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं इरिथ्रो। तो बायोलॉजी के अंदर कभी भी इरिथ्रो अगर टर्म आता है मीन्स रेड। और साइट मतलब क्या होते हैं, साइट मतलब हो जाएगा सेल, तो ये हो जाएगा यहां से क्या, इरिथ्रोसाइट्स। अब अगर ब्लड की बात करूं तो ब्लड के अंदर इरिथ्रोसाइट्स को फॉर्म कौन करता है, तो इसको फॉर्म करता है कौन, बोन्स। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इरिथ्रोपोइसिस हो जाएगा। और मैम हमारे ब्लड में आरबीसी का नंबर कितना होता है, तो अगर नंबर की हम बात करें तो आरबीसी का नंबर होता है 5.0 to 5.5, आगे क्या, मिलियन। ओ माय गॉड, और ये मिलियन भी पता है आगे यूनिट क्या है, पर ml, ml मतलब mm क्यूब। तो 1 ml के अंदर आरबीसी का नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स में इन तीनों के अंदर आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगी, इसको मिलेगी आरबीसी। जैसे मैं एक सीक्वेंस लिखती हूँ, आरबीसी सबसे ज्यादा होती है 5 to लेकर 5.5 मिलियन। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, एंड प्लेटलेट्स जो होती है इसका नंबर होता है 1.5 से लेकर 3, मतलब 3 लाख तक होती है। और उसके बाद डब्ल्यूबीसी का नंबर होता है जस्ट 6,000 to 8,000। तो ये क्या हो गया, इनका नंबर का ऑर्डर हो गया, मतलब ये कितने नंबर ज्यादा आपको मिलेगा। ये क्लियर हो गया। चलो अब मैम इस आरबीसी के अंदर क्या फील्ड होता है, हीमोग्लोबिन फील्ड होता है। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता कितना है, तो उसके भी अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये होता है कितना, अमाउंट 12 से लेकर 16, आगे यूज किया मैंने ग्राम,
एंड ग्राम बेटा 1 ml के अंदर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 ग्राम काफी बड़ा अमाउंट होता है। तो ये होता है कहाँ पे 100 ml के अंदर। तो एक एडल्ट के अंदर, एक हेल्दी एडल्ट के अंदर ये कितना होता है 12 से लेकर 16 ग्राम तक। जबकि फीमेल जो होती है, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है, तो उसकी वजह से उसमें ब्लड लॉस होता रहता है। सो दैट्स वाई वहां पे वैल्यू जो है वो 12 भी हो सकती है। बट मेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता नहीं है, ब्लड लॉस होता नहीं है। सो दैट्स वाई मेल के अंदर आपकी वैल्यू मिलेगी 15-16 की, जबकि फीमेल के अंदर मिलती है 12, 13, 14 ये वाली 15-16 आपको मिलती है मेल के अंदर। बट अगर एक फीमेल के अंदर 15-16 मिल रही है तो मतलब बहुत अच्छी बात है ये तो ये तो हमने बात की है क्या, हीमोग्लोबिन के अमाउंट के बारे में, ठीक है। और अब मैं आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी, ये मैं आपको ऑलरेडी रेस्पिरेशन ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा होती है। फीटस के अंदर 2 अल्फा 2 गामा होती है, ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन के साथ में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आरबीसी के लाइफ स्पैन के बारे में। तो लाइफ स्पैन मैंने कितना बोला था, ये था 120 डेज। अब मान लो कि आरबीसी का 120 डेज खत्म हो गया, तो इसके बाद क्या होगा, उस डेड आरबीसी को क्या किया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा। और इसको डिग्रेड कौन करेगा, तो यहां से डेड आरबीसी को रिमूव करने का काम होता है स्प्लीन का। और स्प्लीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, तो क्योंकि तुम्हारी मैडम लेफ्ट ही है तो इधर क्या होता है स्टमक होता है। एंड स्टमक के जस्ट ऊपर एक अम्ब्रेला की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो आप गूगल करके देख सकती हो इमेज। तो वहां पे आपको मिलेगा क्या, स्प्लीन। एंड स्प्लीन का मेन काम होता है क्या, स्प्लीन का और भी फंक्शन होते हैं, बाद में आप 12th क्लास में पढ़ोगे। बट अभी आप लोग ध्यान रखना कि स्प्लीन का मेन काम होता है आरबीसी, जो डेड आरबीसी होती है ब्लड में, उसको वहां से रिमूव करना, मतलब ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो डेड आरबीसी को यहाँ पे रिमूव एंड डिग्रेड कौन करेगा, तो ये डिग्रेड करने का काम होता है स्प्लीन का। तो इस तरीके से क्या मैं स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोल सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ये आरबीसी का क्या हो गया, कब्रिस्तान हो गया। एंड इसके साथ में सम अमाउंट ऑफ लीवर भी काम करता है आरबीसी को डिग्रेड करने में। पर इसके अंदर ध्यान रखना, सबसे मेन काम किसका है, मेन काम तो स्प्लीन का ही होता है। बट हम बोलेंगे कि यहाँ पे लीवर भी कंट्रीब्यूट करता है क्या, आरबीसी को डिग्रेड करने में। ये क्लियर हो गया। और फिर मैंने आपको बोला था कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन फिल करना होता है, तो उसके लिए चाहिए होती है जगह, स्पेस। तो उसमें से हम उसका न्यूक्लियस निकाल के फेंक देते हैं। तो अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेट्स के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग साथ का साथ एनिमल किंगडम भी पढ़ रहे हैं, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं परम के बारे में। तो ध्यान रखना कि आरबीसी सिर्फ आपको कहां पे मिलेगी, आरबीसी सिर्फ बेटा आपको वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलेगी, इन वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको आरबीसी नहीं मिलती है। तो मैडम फिर वहां पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, तो वहां पे हीमोग्लोबिन को, मतलब आरबीसी को छोड़कर अलग कंपोनेंट होते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस परम के अंदर ध्यान रखना कि फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड एव्स, इनकी बेटा जो आरबीसी होती है ना, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इनकी आरबीसी कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। एंड साथ में वो आपको मिलेगी कैसी, स्फेरिकल शेप। बट अगर मैं मैमल्स की बात करूं, मीन्स हमारी बात करूं, तो हमारे अंदर जो आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वो कैसी होती है, ई न्यूक्लिएटेड। एंड उसका शेप कैसा मिलेगा आपको, इसका शेप मिलेगा बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव, ये स्फेरिकल नहीं होती है। एंड एनिमल किंगडम के अंदर सबसे लार्जेस्ट आरबीसी आपको मिलेगी कहां पे, एम्फीबियंस के अंदर। तो एम्फीबियंस रखते हैं पूरे एनिमल किंगडम की सबसे लार्जेस्ट आरबीसी। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। तो ये कहानी थी किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। कुछ और पॉइंट बचा तो नहीं है इसमें, एक बार चेक कर लेती हूँ। नहीं, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ है, पर मैं फिर भी आपको एडिशनल बता देती हूँ कि ये जो बोन्स होती है ना,
बोन्स के अंदर जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, क्या लिख देती हूँ, तो ये हमारी क्या है, बोन्स है। और बोन्स के अंदर क्या होता है, रेड बोन मेरो होता है। तो ये जो रेड बोन मेरो होता है, ये जब आरबीसी को बनाता है तो ये कैसी होती है, इमेच्योर आरबीसी होती है। पर एक बार जब आरबीसी क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है। एंड मेच्योर मतलब इसके अंदर फिल्ड है हीमोग्लोबिन, और ये क्या है, दिस इज इमेच्योर आरबीसी, मतलब ये एक सेल है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। तो अभी पता है इसकी मैच्योरेशन में कितना टाइम लगता है, 7 डेज, 7 दिन लगते हैं इसके मैच्योरेशन के अंदर। तो 1 वीक के अंदर हमारी तैयार हो जाती है क्या, आरबीसी। और पता है इसमें इसके मैच्योरेशन के लिए ये प्रोसेस क्या चल रहा है, इसमें आरबीसी का मैच्योरेशन चल रहा है। तो आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए 2 विटामिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है यहाँ पे विटामिन बी पढ़ा है ना, हाँ, एक होता है फॉलिक एसिड और एक होता है विटामिन B12। फॉलिक एसिड होता है विटामिन B9, विटामिन B9 को हम बोलते हैं क्या, फॉलिक एसिड। और एक होता है यहाँ पे कोबालएमीन, क्या होता है, कोबालएमीन, जिसका नाम है विटामिन B12। और ये दोनों ही विटामिन आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मान लीजिए कि जिस पर्सन के अंदर फॉलिक एसिड और कोबालएमीन की अगर डेफिशिएंसी है, तो उस पर्सन के अंदर ऑटोमेटिकली क्या होगी, मेच्योर आरबीसी का नंबर हो जाएगा कम। तो कहने का मतलब आरबीसी मेच्योर नहीं हो पाएगी। तो ये आरबीसी पता है, मेच्योर आरबीसी इसके कंपेरेटिवली छोटी होती है, मतलब ये आरबीसी आपको बड़ी मिलेगी और ये आरबीसी जो है आपको छोटी छोटी मिलेगी। तो इसका मतलब मैच्योरेशन के अंदर एक उसका साइज भी रिड्यूस किया जाता है, एंड होना भी चाहिए, क्योंकि अब ये ब्लड में क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। तो अगर ये बड़ी हुई तो इसकी ब्लड वेसल्स की वॉल के साथ टकरा के उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। सो दैट्स व्हाई आरबीसी का साइज क्या रखा जाता है, छोटा रखा जाता है। जैसे मेरे अंदर हुआ था बेटा ये प्रॉब्लम कि ये विटामिन B12 का मेरे अंदर डेफिशिएंसी था काफी टाइम से। मैंने एक बार ऐसी वीकनेस बहुत ज्यादा होने लगी थी, तो ब्लड टेस्ट करवाया, मेरे ब्लड के अंदर विटामिन B12 कोबालएमीन होना चाहिए 260 के करीब, और मेरा 195 के कुछ करीब था। फिर मुझे B12 के इंजेक्शन लगाए गए थे, क्योंकि B12 आपको मिलेगा कहां से, मीट से मिलेगा, जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं ना उनसे, मीट हो गई, फिश हो गया, यहां से मिलेगा। और मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, सो उस केस में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वेजिटेरियंस के अंदर काफी कॉमन देखी जाती है। तो कभी भी बॉडी में वीकनेस हो तो B12 का एक टेस्ट करवा लेना, जो 1000 रुपए के करीब होता है, राइट, एंड जो भी प्योर वेजिटेरियन है। तो फिर इनको लगता है B12 के इंजेक्शन लगते हैं, राइट। तो एक्चुअली ये पता कैसे चला कि B12 का डेफिशिएंसी है, जब मैंने क्या करवाया था, ब्लड टेस्ट करवाया, तो ब्लड टेस्ट के अंदर मेरी आरबीसी बड़ी साइज की थी, मतलब वो थी मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया। एंड बड़ी साइज की आरबीसी जब होगी तो इसका मतलब इसका मैच्योरेशन नहीं हुआ है, और मैच्योरेशन नहीं हुआ है इसका मतलब बॉडी के अंदर या तो फॉलिक एसिड की कमी है, या कोबालएमीन की कमी है, या फिर आयरन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, क्योंकि आयरन से बनता क्या है, हीमोग्लोबिन बनता है। एंड कॉमन सेंस की बात है कि जब आयरन नहीं होगा हीमोग्लोबिन नहीं होगा, एंड जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो आप किसको फिल करोगे, है ना। तो उसमें आरबीसी का मैच्योरेशन भी नहीं होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज एक और होता है, सेलेनियम। ये क्या होता है, सेलेनियम। सेलेनियम हमारे बॉडी के अंदर सबसे लीस्ट अमाउंट के अंदर जो मिलता है ना, वो होता है सेलेनियम। बट ये सबसे लीस्ट अमाउंट में तो मिलता है, बट फिर भी ये आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट समझ आ गया। तो फिर उसके बाद में कोबालएमीन के इंजेक्शन लगे थे, और उसके बाद मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, तो मेरी आरबीसी वापस नॉर्मल हो गई थी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन और सेलेनियम। तो जो लोग एनीमिया का मतलब बार बार कंप्लेन करते रहते हैं ना कि उनका ब्लड कम है, एनीमिया है उनको, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर उनको जब प्रेस्क्रिप्शन के अंदर देते हैं ना टेबलेट्स, तो टेबलेट्स के पीछे ना उसके कंटेंट देखना क्या लिखा होता है। तो उस कंटेंट के अंदर जिनको भी एनीमिया होता है ना, ये चारों चीजें ऑटोमेटिकली उसमें दी हुई होती है, आपको अलग अलग से खाने की जरूरत नहीं है। उसमें सेलेनियम भी होता है, आयरन भी होता है, B12 भी होता है, फॉलिक एसिड भी होता है। समझ आ गया पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, कौन सा, आरबीसी का।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे WBC एंड प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।